ओके, यस अलीजा, कोई क्वेश्चन है? ओके, हमने लास्ट क्लास में कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, आई एम नॉट श्योर कि हमने ये क्वेश्चन कर लिया था या नहीं। प्लीज कंफर्म। ये क्वेश्चन मैंने आपको भेज दिया था। ये क्वेश्चन कर दिए थे। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स यानी इन्वेस्टर हमसे पैसे भी ले सकता है या हमारी कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट भी करवा सकता है। तो सिंस देयर इज अ डाउट कि कंपनी को कैश आउटफ्लो भी हो सकता है या फिर कंपनी को ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स भी देने पड़ सकते हैं, इन दैट केस हम इसको इक्विटी और लायबिलिटी दोनों कंपोनेंट्स मानते हैं। इसको इक्विटी और लायबिलिटी बनाने का तरीकेकार हमने क्या पढ़ा था? आगे कहता है बॉन्ड्स आर आइदर redeemable at par value or convertible into 80 10 rupees ordinary shares of Peacock Limited at 31st December 2021। यानी या तो उसको रिडीम किया जा सकता है, रिडीम जो भी करवाएगा उसको उसके पैसे वापस मिलेंगे, और कन्वर्ट जो भी कराएगा उसको 80 शेयर्स मिलेंगे। 10 रुपए क्या है उस शेयर की पार वैल्यू है। ये बात हमने वाज़े तौर पे पढ़ी थी कि एक सिंपल बॉन्ड और एक कन्वर्टेबल बॉन्ड में जो इंटरेस्ट होगा वो सिंपल बॉन्ड पे कूपन ज्यादा पे होगा और कन्वर्टेबल बॉन्ड पे इंटरेस्ट कम पे होगा। वजह ये क्योंकि उसमें कन्वर्जन का ऑप्शन मौजूद है। कन्वर्जन के ऑप्शन होने की वजह से इश्यूअर इन्वेस्टर को कम इंटरेस्ट पे करता है। लाइक हम देख सकते हैं कि इस पे जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो 8% दिया जा रहा है और 2021 तक है। तो ईयर्स कितने हो गए? 2018 में इश्यू हुआ है, सो 2018, 19, 20, 21 इसकी मेच्योरिटी है 4 साल की। Similar bonds in the market without conversion option pay 10% interest per annum। ऐसे ही बॉन्ड्स है लेकिन उस पे कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं है, उस पे 10% इंटरेस्ट मिलता है।
हम इसको तोड़ेंगे इनटू डेट एंड इक्विटी। डेट एंड इक्विटी कंपोनेंट्स। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले रखेंगे इसके नंबर ऑफ ईयर्स, दूसरा हम रखेंगे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस, उस पे हम लगाएंगे discount factors at investors required rate of return, and we'll be calculating the present value। पहले से लेकर चौथे साल तक इन्वेस्टर को मिलेगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है, 30 मिलियन का 8%। 30 मिलियन का 8%, इट इज 2.4 मिलियन। तो इन्वेस्टर को हर साल 4 साल तक 24 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। और हम कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो की बात कर रहे हैं, जो कम से कम कंपनी ने देने ही देने हैं। और इस क्वेश्चन में लिखा है कि आखिर में उसको पार वैल्यू मिलेगी, यानी जितने उसने दिए हैं। इन्वेस्टर ने आज दिए हैं 30 मिलियन, और मार्केट में क्योंकि इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10%, तो पहले हम इस 10% का लगाएंगे एन्युटी फैक्टर 4 साल का। एन्युटी फैक्टर 10% का 4 साल का, इट इज 3.170। और एन्युटी से मल्टीप्लाई करेंगे इंटरेस्ट को, जो कि 24 लाख रुपए है। 7607,677। और चौथे साल का रखेंगे हम डिस्काउंट फैक्टर 0.683। मल्टीप्लाई करेंगे कैश फ्लो से, दैट इज 30 मिलियन, 20 मिलियन 490,000। $403। दोनों कैश फ्लोज को प्लस करेंगे तो दिस इज 28,98,000। This is the present value of cash flows। और जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज होगी, इसको हम कहते हैं डेट कंपोनेंट। दैट मींस कि ये वो पैसे हैं जो कि अगर इन्वेस्टर पे करता तो जायज था, क्योंकि इन्वेस्टर ने पे किए हैं 30 मिलियन, जबकि प्रेजेंट वैल्यू है 28 मिलियन की। हम ये देखेंगे कि इसकी एनपीवी कितनी नेगेटिव है। $30 मिलियन में से नेगेटिव आ रहा है 1,901,000।
920। जो नेगेटिव एनपीवी वाला पोर्शन होगा, ये इन्वेस्टर ने नुकसान किया है इक्विटी की लालच में आकर, तो हम क्रेडिट करेंगे डेट कंपोनेंट, दैट इज 8% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। और क्रेडिट करेंगे इक्विटी रिजर्व 28 मिलियन 98,080, ये बना हमारा डेट, एंड 1 मिलियन 901,920, ये बना हमारा इक्विटी एलिमेंट। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि हम सब्सिक्वेंटली क्या करेंगे, सब्सिक्वेंटली हम इसकी एमोर्टाइजेशन करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि इन्वेस्टर हमसे कैश लेता है या फिर शेयर्स लेता है। वो सारी चीजें हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। किसी को फिर भी कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम बाकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरफ मूव करें। ओके, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में से कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट के एरिया हमने देख लिया था। अब हम आ रहे हैं IFRS 9 की तरफ। जिसका नाम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कोई भी बॉन्ड्स, लोन नोट्स, ऑर्डिनरी शेयर्स, लोन्स, रिसीवेबल्स। प्राइमरीली हमने देखा था कि गिव्स कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एसेट, for one entity equity or liability for another entity, हम कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, अब ये मेनली जब बैंकिंग सेक्टर में हम जाते हैं या फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकरेज हाउसेस हैं, तो उनमें आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दिखेंगे और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस दिखेंगी रिगार्डिंग दीज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। लाइक बैंक जब हमसे पैसे लेती है, हम अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, तो वो बैंक हमारा कैश के फॉर्म में अपने पास डेफिनेटली नहीं रखेगी। बैंक क्या करती है, उसका पूल बना के, पोर्टफोलियो बना के आगे इन्वेस्ट कर देती है। इन्वेस्ट करने में या तो उसके अपने कस्टमर्स को कर्जा चाहिए होगा, तो बैंकिंग सेक्टर में बेसिकली क्या हो रहा है कि जो डिपॉजिटर्स का अमाउंट है, ये बैंक
डिपॉजिटर से कलेक्ट करती है और आगे इन्वेस्ट कर देती है। अब इन्वेस्ट कैसे करेगी? या तो बैंक देगी, लेट्स से लोगों को गाड़ियां लेके देती है, या लोगों को घर बनवा के देती है, या फिर लोगों को और बिजनेसेस को ओवरड्राफ्ट देती है, या बिजनेसेस को आरएफ देती है, या फिर दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदेगी, या फिर कोई भी पोर्टफोलियोज बना के उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब जो डिपॉजिटर का अमाउंट है वो बैंक के लिए क्या है? वो है बैंक के लिए लायबिलिटी। और जहां उसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो है बैंक के लिए एसेट्स। अब डिपॉजिटर करंट अकाउंट में जो पैसे रखवाता है उस पे बैंक को किसी किस्म का कोई रिटर्न नहीं पे करना पड़ता, या फिर बास बैंक्स बड़ा एक नॉमिनल अमाउंट इंटरेस्ट पे करती हैं और उस मुफ्त के पैसे पर बैंक इंटरेस्ट अर्न करती है। सवाल ये उठता है कि वो बैंक्स या वो कंपनीज इन फाइनेंशियल एसेट्स को अपनी स्टेटमेंट्स में किस तरीके से दिखाएंगी। पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स की। फाइनेंशियल एसेट्स क्या हुआ? वो एसेट्स जो हमारे लिए एसेट्स हैं और दूसरी कंपनी के लिए इक्विटी या लायबिलिटी है। तो एग्जांपल्स में हम क्या ले रहे हैं? अगर हमने शेयर्स बाय किए हैं दूसरी कंपनी के, या हमने दूसरी कंपनी के बॉन्ड्स और लोन नोट्स में इन्वेस्टमेंट की है, या तो हमने दूसरी कंपनी के कन्वर्टेबल बॉन्ड्स खरीदे हैं, या तो हमने दूसरी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं, या तो हमारे लिए सिंपली कोई रिसीवेबल है। तो कोई भी एसेट जो हमारे लिए एसेट है और सामने वाली एंटिटी के लिए इक्विटी या लायबिलिटी है, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल एसेट्स। सबसे पहले बात आती है इनिशियल मेजरमेंट की, कि जब हम फॉर द फर्स्ट टाइम उस एसेट को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाएंगे तो किस वैल्यू पे दिखाएंगे? दैट इज इनिशियल मेजरमेंट। आईएफआरएस 9 कहता है that financial assets are initially recorded at fair value। यानी जो भी उन फाइनेंशियल एसेट्स की मार्केट वैल्यू होगी, मिसाल हम बॉन्ड्स खरीदते हैं तो कितने में खरीदते हैं वो उसकी कॉस्ट है,
लेकिन आज मार्केट में उन बॉन्ड्स की क्या वैल्यू चल रही है, वो उसकी फेयर वैल्यू होती है। हम उसको कॉस्ट पे नहीं रिकॉर्ड करेंगे जितने पे हमने खरीदा है, हम रिकॉर्ड करेंगे जो उसकी मार्केट वैल्यू चल रही है, और उसमें प्लस करेंगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट, unless recorded at FVTPL. What is FVTPL? मैं इसकी तरफ अभी आता हूं। जिस तरह हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या प्लांट खरीदते हैं, कोई मशीन है, फिक्सचर, फर्नीचर, इक्विपमेंट, कुछ भी, कोई भी टेंजिबल एसेट है या कोई इनटेंजिबल एसेट है, कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो IAS 16 ने क्या कहा था कि आपने इनिशियली रिकॉर्ड करना है उसको उसकी कॉस्ट पे। कॉस्ट मतलब जितने में आपने खरीदा है, प्लस करेंगे उसमें all costs that are necessary to bring the asset into its working condition intended by the management, कि उस एसेट को अपनी वर्किंग कंडीशन तक लाने में जितने भी इखराजात आपने किए हैं, वो तमाम तर इखराजात उस एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज किए जाते हैं। अब क्योंकि हम एक अगर बॉन्ड खरीद रहे हैं, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, किसी कस्टमर को लोन दे रहे हैं, तो उसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन, कोई कंस्ट्रक्शन, कोई साइट प्रिपरेशन, कोई आर्किटेक्ट या इंजीनियर की फीस वगैरह जैसे खर्चे तो आ नहीं सकते, तो इसमें हम प्लस करेंगे सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अच्छा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट सिर्फ एक सूरत में प्लस नहीं की जाएगी, अगर वो FVTPL पे रखा जाएगा तो। व्हाट इज FVTPL? अब हम उसकी तरफ से आते हैं। पहले हम अब इसकी आगे बात करते हैं। क्लासिफिकेशन। जिस तरह IAS 16 में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को हम हमारे पास रखने के लिए दो मॉडल्स होते हैं। वन इज कॉस्ट मॉडल एंड द अदर इज रीवैल्यूएशन मॉडल। सिमिलरली, for investment properties, IAS 40, we have got two models, cost model and fair value model. Same goes with IAS 38, intangible assets, cost model and revaluation model. हम अपने उन एसेट्स को दो में से किसी एक मॉडल के ऊपर रख सकते हैं। इसी तरह फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को हम तीन में से किसी एक मॉडल पे रखेंगे, जिसमें से एक का नाम है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। कहते हैं FV यानी फेयर वैल्यू, T थ्रू PL प्रॉफिट और लॉस। दूसरा फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसको हम कहते हैं FV TOCI। और तीसरा हम इसको रखते हैं एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट।
तो जिस तरह प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की दो ट्रीटमेंट्स होती हैं, कॉस्ट मॉडल एंड रिवैल्यूएशन मॉडल। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की दो ट्रीटमेंट्स होती हैं, कॉस्ट मॉडल एंड फेयर वैल्यू मॉडल। इंटेंजिबल एसेट की दो मॉडल्स होते हैं, कॉस्ट मॉडल एंड फेयर वैल्यू मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के तीन मॉडल्स हैं। कोई भी फाइनेंशियल एसेट या तो एफईटीपीएल पे रखा जाएगा, या तो एफईटी ओसीआई पे रखा जाएगा, या एमोटाइज्ड कॉस्ट पे रखा जाएगा। मैं यहां क्लियर कर दूं, व्हाट इज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का यहां पे मकसद है any gains or losses that are directly taken to इक्विटी। कोई भी गेन या लॉस जिसको डायरेक्टली आप इक्विटी में चार्ज करोगे उसको हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहते हैं। आपको मिसाल याद होगी, रीवैल्यूएशन सरप्लस की। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में जब भी कोई प्रॉपर्टी प्लांट या इक्विपमेंट रीवैल्यू होता तो दो पॉसिबिलिटीज थी, या तो वो होता अपवर्ड रीवैल्यू या तो वो होता डाउनवर्ड रीवैल्यू। अगर कि वो अपवर्ड रीवैल्यू होता तो जो गेन आता था वो गेन हम सीधा सीधा प्रॉफिट और लॉस में नहीं भेजते थे, वो हम भेजते थे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में और क्रेडिट कर देते थे रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर। लेकिन जब डाउनवर्ड रीवैल्यू होता था, अगर कि उसका सरप्लस मौजूद नहीं है तो वो लॉस सीधा प्रॉफिट लॉस में जाएगा, लेकिन अगर उसका सरप्लस मौजूद है तो पहले उस सरप्लस को डिक्रीज किया जाएगा। तो वो जो चेंजेस है, वो जो गेन्स या लॉसेस हैं, वो सीधा सीधा इक्विटी को हिट कर रहे हैं, लिहाजा हम उनको कहेंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो एक आ गया फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, कि आप उन फाइनेंशियल एसेट्स को फेयर वैल्यू पे रखेंगे, जितना भी फायदा या नुकसान होगा वो सीधा सीधा प्रॉफिट और लॉस में भेजा जाएगा। दूसरा है फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आप अपने फाइनेंशियल एसेट्स को फेयर वैल्यू पे रखेंगे और जितना भी चेंज आएगा सीधा सीधा इक्विटी में हिट किया जाएगा। और तीसरा है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। इसको हम कॉस्ट पे ही रखते हैं, फेयर वैल्यू पे नहीं रखते। फेयर वैल्यू के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में वर्ड यूज किया जाता है मार्क्ड टू मार्केट। मार्क्ड टू मार्केट मतलब कि हम उसको मार्केट वैल्यू पे ही रखा करते हैं। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। एफईटीपीएल, ओके। हम जब भी कोई बॉन्ड्स, लोन नोट्स, डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल्स, ऑर्डनरी शेयर्स, लोन्स हमारी तरफ से इन्वेस्टेड होंगे, जिस तरह बैंक अगर किसी कस्टमर को गाड़ी लेके देती है तो वो पैसे बैंक के लिए इन्वेस्टमेंट होती है
गाड़ी लेने वाले के लिए लोन होता है, और वहां से उल्टा होता है, अगर कस्टमर का पैसा डिपॉजिटेड है तो वो कस्टमर के लिए एसेट होता है, बैंक के लिए लायबिलिटी होती है। पॉसिबली मैंने क्लास में आप लोगों से एक केस डिस्कस किया हो कि हमारे पास एक बैंक होती थी, कसब बैंक। पाकिस्तान में एक बैंक थी, खादिम अली शाह बुखारी। दिस यूज्ड टू बी अ बैंक। हर बैंक ने स्टेट बैंक की तरफ से कुछ रेशियोज मेंटेन करने होते हैं, जिसमें एक आता है CAR, कैपिटल एडिकेसी रेशियो, और दूसरा होता है MCR। ये रेशियोज किसकी तरफ से इंपोज किए जाते हैं? ये इंपोज किए जाते हैं बाय सेंट्रल बैंक। तो पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक इज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये स्टेट बैंक की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी इन्वेस्टर अगर किसी बैंक में पैसे जमा करवाता है तो उस कमर्शियल बैंक को मॉनिटर करना स्टेट बैंक का काम है, कल को वो बैंक कहीं डिपॉजिटर का पैसा खा के भाग ना जाए। तो उसके लिए खास ये दो रेशियोज रखे जाते हैं। सीन ऐसा हो रहा था कि ये बैंक ये दोनों रेशियोज मेंटेन नहीं कर रही थी। स्टेट बैंक ने क्या किया, इस बैंकों की वार्निंग इशू, और उसको टाइम दिया 6 महीने का कि आप इंप्रूव कर लें। लेकिन इस बैंक ने 6 महीने के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई। स्टेट बैंक ने क्या किया, ये बैंक बिकवा दी। बिडिंग के लिए प्रोसेस ओपन किया गया कि कौन सा बैंक इस बैंक को खरीदना चाहता है। तो पाकिस्तान में बैंक इस्लामी ने पाकिस्तान ने इस खादिम अली शाह बुखारी बैंक को खरीद दिया। आप लोगों को अगर आइडिया हो तो ये बैंक कितने में खरीदा गया था? बैंक इस्लामी ने कसब बैंक को खरीदा था सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए में। इस पे बड़ी आवाज उठी कि यार इतना बड़ा बैंक और 1,000 रुपए में बिक गया, मुझे दे देते। लेकिन डेफिनेटली एक इंडिविजुअल तो एलिजिबल नहीं था, एक रनिंग बैंक ही उसको खरीद सकता था। तो सीन ये बना कि 1,000 रुपए में बैंक इस्लामी पाकिस्तान ने कसब बैंक को खरीद लिया, टेक ओवर कर लिया। बाद में बड़े इल्जाम लगे कि बैंक इस्लामी पाकिस्तान इसाक डार की है और उसने ये घाटे का सौदा करवाया, 1,000 रुपए में बैंक बिकवा दिया वगैरह। अच्छा, सीन ये बना कि कुछ अरसे के बाद बैंक इस्लामी के CEO ने एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल में
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बता रहे हैं कि मैं एक फ्लाइट में ट्रेवल कर रहा हूं, तो कोई एक एयर हॉस्टेस मेरे करीब करीब अजीब तरीके से घूमने लगी और उसकी आंखों से ये वाज़ेह था कि वो मुझसे कुछ बात करना चाह रही है। मैन विल बी मैन, सीईओ तो है, लेकिन भाई को लग रहा है कि एयर होस्टेस मुझसे कुछ बात करना चाह रही है। 3-4 बार बगल से गुजरी, भाई का ध्यान भी था। तो इतने में वो बंदी उनसे कंफर्म करती हैं कि क्या आप बैंक इस्लामी पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं? तो मौलाना साहब ने एकदम से खुशी से बताया, जी जी बिल्कुल, मैं ही सीईओ हूं। तो उन बाजी ने क्या किया, किसी कागज के टुकड़े पर, जिस तरह हमारे यहाँ टिश्यू पेपर का रिवाज चलता है, तो उन्होंने कागज के टुकड़े पर अपना व्हाट्सएप नंबर लिख के सीईओ साहब को दिया और कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। भाईजान और खुश हुए कि चले मुझसे बात करना चाह रही हैं। अच्छा, अब मैडम ने मूड खराब कर दिया और फिर जब वो व्हाट्सएप मैसेज किया तो मैसेज में ये पूछती है कि आपने कसब बैंक को 1000 रुपए में कैसे बाय किया? बकौल उनके मेरा खुद का अकाउंट कसब में था और उसमें 25,000 रुपए का बैलेंस था। तो वो कहने लगी कि 25,000 रुपए तो खाली मेरे पड़े हुए थे उस बैंक में, पता नहीं और कितने लोगों के पैसे होंगे। अगर मान ले चले किसी और के कोई पैसे नहीं थे उस बैंक में, सिर्फ मेरे 25,000 रुपए थे, आपने वो बैंक अगर 1,000 रुपए में लिया तो खाली मेरे अकेले अकाउंट में ही आपको 24,000 रुपए का फायदा हो गया, क्योंकि 25,000 मेरे पड़े थे, 1,000 रुपए आपने दे दिए, तो आपको तो 24,000 रुपीस उल्टा बचत हो गई। ऐसे जितने भी अकाउंट्स होंगे, जितने भी एसेट्स होंगे खादिम अली शाह बुखारी बैंक के, वो तो सब आपके फायदे में आए होंगे, आपने तो सिर्फ 1,000 रुपए में खरीदी है। तो भाईजान ने उसको बोला कि ये 25,000 रुपए का जो बैलेंस है, ये हमारे बैंक के लिए एसेट नहीं है, बल्कि लायबिलिटी है। तो उस खातून को सीईओ साहब ने ये समझाया कि आपने जो पैसे 25,000 रुपए कसब बैंक में डिपॉजिट करवाए थे, कसब बैंक के बंद हो जाने के बाद वो 25,000 रुपए हमने आपको दिए, वो तो आपके पैसे खा गए थे, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी पड़ी कि वो पैसे हम आपको दें। तो बैंक हमें 24,000 का नहीं पड़ा, बैंक हमें 26,000 रुपए का पड़ा। 25,000 रुपए मैंने आपको वापस किए और 1,000 रुपए मैंने स्टेट बैंक को दिए। ऐसे जितने भी डिपॉजिटर्स के पैसे थे, वो सारे पैसे हमने वापस किए हैं। ओके, सो ये जितना भी बैलेंस होता है बैंक के लिए, वो बैंक के लिए लायबिलिटी होता है, ना कि एसेट। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं कि एफईटीपीएल क्या है। इट सेज फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। आप यूं समझ लें कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रीवैल्यू हो रही है। अगर हमने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी 90 लाख रुपए की, 1 साल के बाद वो प्रॉपर्टी हो गई 96 लाख की, 6 लाख रुपए उसकी वैल्यू बढ़ गई। हम क्या करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को 96 लाख रुपए पे दिखाएंगे, ना कि 90 लाख रुपए पे।
क्योंकि IAS 40 के मुताबिक हम उस प्रॉपर्टी को रख रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू पे, और फेयर वैल्यू 90 लाख नहीं है, 90 लाख तो उसकी कॉस्ट थी, 96 लाख रुपए उसकी फेयर वैल्यू है, तो हमने उसको रखा फेयर वैल्यू पे। और जो 6 लाख रुपए का डिफरेंस है, 90 लाख रुपए में आपने खरीदा और 96 लाख रुपए उसकी वैल्यू हो गई, तो जो 6 लाख रुपए का डिफरेंस है, इजाफा है, वो 6 लाख रुपए का गेन कहां जाएगा? वो जाएगा प्रॉफिट और लॉस में। तो हम ये कहें कि आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कैरी करेंगे फेयर वैल्यू पे, विथ द चेंजेस बीइंग टेकन टू प्रॉफिट और लॉस। तो जो भी फायदा होगा या जो भी नुकसान होगा वो सीधा प्रॉफिट और लॉस में आएगा। अगर दूसरे साल में वो 96 लाख वाली प्रॉपर्टी 92 लाख पे आ जाती है, तो हम प्रॉपर्टी को 96 पे नहीं दिखाएंगे, 92 पे दिखाएंगे, और 96 में से 92 पे आने के लिए जो 4 लाख रुपए का नुकसान है, वो 4 लाख रुपए का नुकसान भी प्रॉफिट और लॉस पे जाएगा। तो इट इज फेयर वैल्यू, यानी प्रॉपर्टी को आप रखेंगे फेयर वैल्यू पे थ्रू प्रॉफिट लॉस, यानी विद द चेंजेस बीइंग टेकन टू डायरेक्टली इन प्रॉफिट लॉस। अगर आपने किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे हैं, लोन नोट्स खरीदे हैं, शेयर्स खरीदे हैं, कोई भी फाइनेंशियल एसेट आपके पास है, तो उस फाइनेंशियल एसेट को आप रिकॉर्ड करेंगे उसकी फेयर वैल्यू पे। उसकी पुरानी फेयर वैल्यू और नई फेयर वैल्यू के दरमियान जो भी डिफरेंस है, वो इजाफा यानी गेन भी हो सकता है, और वो कमी यानी लॉस भी हो सकता है। वो जो गेन है या लॉस है वो प्रॉफिट और लॉस में बेच दिया जाए। दिस इज FETP। Aliza, it says FETOCI, correct? Fair value through other comprehensive income. This is not exactly same as IAS 16. IAS 16 में क्या होता था कि अगर एसेट अपवर्ड रिवैल्यू होता यानी गेन होता, तो जो गेन होगा वो जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस में और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। लेकिन अगर लॉस होगा तो लॉस जाएगा प्रॉफिट लॉस में। जबकि अदर FETOCI में चाहे गेन हो चाहे लॉस हो, दोनों जाएंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ IAS 16। IAS 16 फायदे की सूरत में इक्विटी को यूज करता है, नुकसान की सूरत में प्रॉफिट और लॉस को यूज करता है। जबकि FETOCI नफे और नुकसान दोनों सूरतों में ही इक्विटी को यूज करता है। ये प्रॉफिट लॉस में जाएगा ही नहीं। और किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। ओके, अब आते हैं क्लासिफिकेशन किस तरीके से होगी। अगर आपकी कंपनी के पास कोई फाइनेंशियल एसेट है, वैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी IAS 16 में क्या होता है कि आप बताते हैं कि आप कॉस्ट मॉडल पे रखना चाहते हैं या रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखना चाहते हैं। दिस इज योर चॉइस। This is the choice of management to decide that whether the property plant and equipment should be carried at cost model or revaluation model. Same goes with IAS 40. The management is one to decide whether to carry out the property at cost model or revaluation या fair value model. Same is case with IAS 38. वहां पे सिर्फ एक्टिव मार्केट की लिमिटेशन है कि इंटेंजिबल एसेट को फेयर वैल्यू पे तब रखा जा सकता है जब उसकी एक्टिव मार्केट वैल्यू हो, लेकिन रखना है या नहीं रखना ये मैनेजमेंट की मर्जी होती है। अगर आपके पास फाइनेंशियल एसेट है तो फाइनेंशियल एसेट में दो तरह के एसेट्स होते हैं,
एक हम कहते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट और दूसरा हम कहते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। एक चीज याद रहे कि फाइनेंशियल एसेट का मकसद इट इज एसेट फॉर वन एंटिटी एंड इक्विटी और लायबिलिटी फॉर अनदर। ओके राफे, मेरी बात थोड़ा वापस ध्यान से सुन लेना। एक है FVTPL, पहला है FVTPL कि आपने जो भी बॉन्ड्स, लोन नोट्स, डिवेंचर्स या शेयर्स किसी दूसरी कंपनी के खरीदे हुए हैं, इशू नहीं किए हुए, खरीदे हुए हैं। इशू करोगे तो आपकी लायबिलिटी या इक्विटी है, खरीदोगे तो आपका एसेट है। आप उसको रखोगे फेयर वैल्यू पे, यानी अभी जो उसकी मार्केट वैल्यू चल रही है। मिसाल, आपने XYZ लिमिटेड कंपनी के शेयर्स खरीदे, आपको पड़े 6 लाख रुपए में। एक साल के बाद उसकी मार्केट वैल्यू हो जाती है 6,40,000 रुपए। तो आपने इन्वेस्ट किए थे 6 लाख रुपए और अभी उसकी वैल्यू हो गई है 6,40,000 रुपए। आप उन शेयर्स को बेच रहे नहीं है, अभी आप ही के पास है। लेकिन आप ईयर एंड पे जब स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो आप मुझसे पूछेंगे कि ये मैंने तो 6 लाख के खरीदे थे, लेकिन अभी इन शेयर्स की वैल्यू 6,40,000 है, तो मैं इन शेयर्स को किस वैल्यू पे रखूं? FVTPL कहता है कि इसको फेयर वैल्यू पे रखो, और फेयर वैल्यू क्या है? 6,40,000। आप जब फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो ये शेयर्स, यानी आपके लिए जो इन्वेस्टमेंट है, उस फाइनेंशियल एसेट को आप दिखाएंगे 6,40,000 रुपए पे, जबकि यही एसेट एक साल पहले आपकी बैलेंस शीट में तो 6 लाख का था। तो जो 40,000 रुपए से एक्स्ट्रा आपने डेबिट किया है, वो 40,000 डेबिट हुए फाइनेंशियल एसेट में और क्रेडिट हो जाएंगे सीधा सीधा प्रॉफिट और लॉस में। यानी जब आप उस साल की इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, तो वहां पे 40,000 रुपए का गेन दिखेगा और फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट दिखेगा 6,40,000 रुपए का। यानी आप एसेट को दिखा रहे हैं फेयर वैल्यू पे विद द चेंजेस, जो 6 लाख से 6,40 का चेंज था, 40,000 का, बीन टेकन टू प्रॉफिट और लॉस। इसी तरीके से आपने खरीदा 6 लाख का, एक साल के बाद वो हो जाता 5,70,000 का, 30,000 गिर जाता। तो आप फाइनेंशियल एसेट को दिखाते 5,70,000 का, जो कि उसकी फेयर वैल्यू है, और 30,000 रुपए जितने से वैल्यू गिरी है वो आप दिखाते नुकसान भी प्रॉफिट और लॉस में। तो इसको हम कहते हैं FVTPL, कि आप उस फाइनेंशियल एसेट को दिखाएंगे फेयर वैल्यू पे विद द चेंजेस बीन टेकन टू, यानी गेन्स और लॉसेस बीन टेकन टू प्रॉफिट और लॉस, इनकम स्टेटमेंट डायरेक्टली। दूसरा है FVTOCI। मिसाल, अगर वो शेयर्स आप रखते हैं FVTOCI पे, तो आपने खरीदे 6 लाख के, एक साल के बाद वो हो गए 6,40,000 के। आपको 40,000 रुपए का गेन हुआ है, लेकिन आप बेच रहे नहीं है। आप उन शेयर्स को दिखाएंगे 6,40,000 रुपए पे, जो कि उसकी फेयर वैल्यू है। और जो 40,000 रुपए का गेन है, जो 6 लाख और 6,40 के दरमियान 40,000 रुपए का डिफरेंस है, वो डिफरेंस आप क्रेडिट करेंगे इक्विटी में, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, ना कि प्रॉफिट और लॉस में। तो उस साल जो आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट बनाएंगे, उसमें तो इन्वेस्टमेंट 6,40,000 की दिखेगी, लेकिन इनकम स्टेटमेंट के अंदर वो 40,000 रुपए का गेन नहीं दिखाया जाएगा। वो 40,000 रुपए का गेन कहां दिखाया जाएगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस की तरह इक्विटी में दिखाया जाएगा। इसी तरीके से अगर लॉस होता, 6 लाख में आपने खरीदे, 570 के हो गए,
आप उसको दिखाएंगे फेयर वैल्यू पे जो कि 570 है, और जो 30,000 का आपको लॉस हुआ है वो लॉस प्रॉफिट और लॉस में नहीं दिखाया जाएगा, वो लॉस दिखाया जाएगा इक्विटी। ओके, फाइनेंशियल एसेट है, एक है डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट का मकसद कि आपको उस इन्वेस्टमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज मिलने हैं। मसलन हम अगर बॉन्ड्स खरीदते हैं तो जो इशूअर है उसने हमें इंटरेस्ट भी देना है और हमें हमारे पैसे वापस भी करने हैं। अगर हम कन्वर्टेबल खरीदते हैं तो कंपनी ने हमें हमारा इंटरेस्ट भी देना है, और अगर हम मांगे तो कंपनी ने हमें हमारे पैसे भी वापस करने हैं। अगर हम क्रेडिट पे सेल्स करते हैं तो जो हमारा ट्रेड रिसीवेबल है, कस्टमर से मिलने वाले पैसे हमारे लिए एसेट है, कस्टमर के लिए पेएबल है। तो कस्टमर के ऊपर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि वो हमें पैसे देगा। यू कोई भी इन्वेस्टमेंट जहां से आपको कैश मिलना है, कैश मिलना लाजिम है, उसको हम कहते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट। और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में हमें प्रॉमिस्ड कैश फ्लोज नहीं मिलेंगे। जिस तरह ऑर्डनरी शेयर्स हैं, तो हमने खरीदे, कंपनी को अगर प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड देगी, अगर ना हुआ तो नहीं देगी। और हमारे जो पैसे हमने कंपनी को दिए हैं वो पैसे भी कंपनी हमें वापस करने की मजाज नहीं है। अगर आपको पैसे अपने वापस चाहिए तो स्टॉक मार्केट में जाके अपने शेयर्स बेच दें, कंपनी आपको आपके पैसे कभी भी वापस नहीं करेगी। उसको हम कहते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। सवाल ये उठता है कि जिस तरह IAS 16 में कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल में इंतखाब हम करते हैं, जिस तरह इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल का डिसीजन भी हम लेते हैं, क्या यहां पे डिसीजन हम लेंगे? तो जवाब है नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स की। आपसे सवाल किया जाता है कि आपके पास ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या आपने ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए खरीदे हैं? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का मकसद क्या होता है? स्पेक्यूलेशन। मुझे पता है कि अभी खरीदूंगा तो कुछ टाइम के बाद इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, बेच देंगे। याद रहे हम कंपनी की बात कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअल हर लम्हा करवट बदल सकता है। वो अपना फैसला अपनी मर्जी से लेगा, तो कभी क्या सोचेगा, कभी क्या सोचेगा। लेकिन कंपनी में जब भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी लॉन्ग टर्म, तो प्रॉपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से उसका अप्रूवल लिया जाता है। तो इट्स नॉट दैट इजी कि मैनेजमेंट कभी क्या सोचे, कभी क्या सोचे।
इट इज नॉट अ जस्ट सिंगल पर्सन जिसको रख रख के ख्याल आया यार 2 रुपए बच रहे हैं बेच देते हैं, जबकि कंपनी के अंदर बाकायदा बीटिंग कॉल की जाएगी, उसका डिसीजन लिया जाएगा। बहरहाल सबसे पहला सवाल कि आपने ये जो बॉन्ड्स, लोन नोट्स, डिबेंचर्स वगैरह खरीदे हैं, क्या ट्रेडिंग के नियत से खरीदे हैं, यानी 2-3 दिनों में इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, 2-3 महीनों में इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आप बेच दोगे? जिस तरह बॉन्ड्स के लिए क्या होता है कि मिसाल मुझे पता है कि पाकिस्तान में अभी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है और गवर्नमेंट ने अपना शराय सूद टाइबोर गिराना ही है, तो इट वाज 13.25%। उस टाइम पे कोई कंपनी अपने बॉन्ड्स इशू कर रही थी, मैंने कहा यार ये कंपनी 13.25 के करीब इंटरेस्ट पे कर रही है, या 13% या 12% इंटरेस्ट पे कर रही है फिक्स, मैं इसके बॉन्ड्स जल्दी खरीद लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर की वजह से गवर्नमेंट अपनी शराय सूद नीचे लाएगी, पॉलिसी रेट नीचे लाएगी। जैसे ही इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, मेरे बॉन्ड्स की चांदी हो जाएगी, क्योंकि मेरे बॉन्ड्स 12% इंटरेस्ट दे रहे हैं और गवर्नमेंट टाइबोर को गिरा के 9% पे लेके जाने वाली है। तो जैसे ही गवर्नमेंट इंटरेस्ट गिराएगी, मेरे बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरे बॉन्ड्स 12% इंटरेस्ट दे रहे हैं। आज अगर कोई भी इन्वेस्टर मार्केट में बॉन्ड्स खरीदेगा तो 9% के हिसाब से खरीदेगा, जबकि मेरे बॉन्ड्स उसको 12% देंगे, तो मेरे बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर कंपनी ने अपने पास शॉर्ट टर्म सरप्लस को यूज करते हुए वो बॉन्ड्स खरीदे हैं, तो इसको हम कहते हैं हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। अगर आप जवाब देते हैं यस कि ये बॉन्ड्स हमने ट्रेडिंग के लिए खरीदे हैं, तो आप इस इन्वेस्टमेंट को रखेंगे एट FVTPL। लिहाजा आपसे यह नहीं पूछा गया कि आप उसको FVTPL पे रखना चाहते हैं या नहीं, आपसे सिर्फ इंटेंशन पूछा गया कि आपने ये कन्वर्टेबल्स, ये डिबेंचर्स, ये लोन नोट्स क्यों खरीदे हैं। अगर के आपने खरीदे हैं स्पेक्यूलेशन के नियत से, तो हम इसको रखवाएंगे FVTPL पे। अगर आप मना कर देते हैं कि नहीं हमने ट्रेडिंग के लिए नहीं खरीदे, तो मैं आपसे अगला सवाल ये करूंगा कि क्या ये कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट पास कर रहा है या नहीं। कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट का मकसद क्या है कि इस इन्वेस्टमेंट में से मिलने वाले कैश फ्लोस इसमें से मिलने वाले कैश फ्लोस सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ही देते हैं। इसके अलावा कोई तीसरा एलिमेंट इसमें शामिल नहीं है।
मिसाल मैंने बॉन्ड्स खरीदे, तो बॉन्ड्स पे मुझे एक तो इंटरेस्ट मिलेगा और रिडेम्पशन पे मुझे मेरा प्रिंसिपल वापस मिलेगा। अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स खरीदता हूं तो मुझे डिविडेंड मिलेगा और रिडेम्पशन में मुझे मेरा प्रिंसिपल वापस मिलेगा। अगर आपको उस इन्वेस्टमेंट में से मिलने वाला कैश फ्लो सिर्फ और सिर्फ आपका प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ही है, तो ये कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट मीट कर जाएगा। लेकिन अगर आपको इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट मिलता है तो वो टेस्ट फेल कर जाएगा। मिसाल, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स अगर हम खरीदते हैं, याद रखें मैं इशू नहीं कर रहा हूं, ये मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट है, मैं खरीद रहा हूं। अगर हमने किसी दूसरी कंपनी के कन्वर्टेबल बॉन्ड्स खरीदे हैं तो कन्वर्टेबल्स पे मुझे एक तो मिलेगा मेरा इंटरेस्ट, दूसरा मैं चाहूं तो मुझे मेरा प्रिंसिपल वापस मिल सकता है, या मैं चाहूं तो मैं उस कंपनी से उसके ऑर्डिनरी शेयर्स भी ले सकता हूं। क्योंकि मैं कंपनी से उसके ऑर्डिनरी शेयर्स बाय कर सकता हूं, कन्वर्ट करवा सकता हूं, इसका मकसद मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, बल्कि राइट टू शेयर्स भी मिल रहा है। अगर आपको उस इन्वेस्टमेंट में से मिलने वाले कैश फ्लो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट इन प्रिंसिपल है तो ये टेस्ट पास हो जाएगा, नहीं तो ये टेस्ट पास नहीं होगा। लेट्स से अगर हम बात करते हैं सुकूक की, व्हाट इज सुकूक? These are Sharia compliant bonds. शरिया कंप्लायंस में रिबा इज प्रोहिबिटेड, सूद हराम है। लिहाजा अगर हम किसी ऐसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे जो कि आपको एक इंटरेस्ट पे करे, तो आप कहेंगे नौजुबिल्ला ये क्या हराम खिला रहे हो हमें, हम तो नहीं खाएंगे भाई ये सुकूक। तो सुकूक में वो कंपनी क्या करती है, हमें कभी भी इंटरेस्ट नहीं पे करती, बल्कि शेयर ऑफ प्रॉफिट देती हैं। तो ऐसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स जहां से आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिले तो वो टेस्ट पास कर जाएगा। लेकिन अगर उसके अलावा कोई तीसरा एलिमेंट है तो वो कैश फ्लो टेस्ट पास नहीं कर पाएगा। और अगर वो कैश फ्लो टेस्ट पास नहीं करेगा तो हम उसको लेके जाएंगे एफईटीपीएल में। अगर वो टेस्ट पास कर जाता है तो आपसे एक और सवाल किया जाएगा, बिजनेस मॉडल टेस्ट। व्हाट इज बिजनेस मॉडल टेस्ट? वो ये कहता है कि जनरली
बिजनेस का ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव किया जाता है? इन एसेट्स को मैच्योरिटी तक होल्ड करने से। HTM का मकसद है हेल्ड टिल मैच्योरिटी, कि हम कभी भी इन बॉन्ड्स को मैच्योर होने से पहले सेल नहीं करेंगे। हम इन बॉन्ड्स को अपनी मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे और सिर्फ जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज मिलेंगे वही लेंगे। इसके अलावा हम इसको मार्केट वैल्यू रियलाइज नहीं करेंगे। अगर ऐसी बात है तो आप उसको रखेंगे एट एमोटाइज्ड कॉस्ट। दूसरा, कंपनी ये कह दे कि हमें कभी कभी मैच्योरिटी तक होल्ड करने पड़ते हैं और कभी कभी इनको मैच्योरिटी से पहले रियलाइज करना पड़ता है। इस केस में आप इसको रखेंगे FETOCI पे। तो आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव किया जाता है? रिमेंबर, दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, इट इज अ जनरल क्वेश्चन कि आपकी कंपनी का जनरली ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होता है। अगर आप कहते हैं कि हम हमेशा अपने इंस्ट्रूमेंट्स को मैच्योरिटी तक होल्ड ही करते हैं तो आप इसको रखेंगे अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे। और अगर आप ये कहें कि अक्सर हम इनको होल्ड करते हैं और कभी कभी हम इनको रियलाइज कर देते हैं तो आप इसको रखेंगे FETOCI पे। और अगर आपके ये दोनों इंटेंशंस नहीं है, आप हमेशा ही बेचते हैं, तो ये जाएगा FETPL पे। तो इट इज नॉट योर डिसीजन, इट इज योर इंटेंशन। अच्छा, उस तरफ से आते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। आपसे पूछा जाता है कि आपने ये जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे हैं, यानी किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं या प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं, क्या आपने शॉर्ट टर्म गेन्स एंड लॉसेस के लिए खरीदे हैं? जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग की जाती है, जब स्टॉक मार्केट डाउन होती है, बियरिश होती है, तो इन्वेस्टर एकदम से क्या करता है, शेयर्स खरीदना शुरू कर देता है। और जैसे ही बुल्स वापस आते हैं, जैसे ही स्टॉक मार्केट बढ़ती है, तो एकदम से वो शेयर्स बेच दिए जाते हैं। करेंसी जब नीचे आती है तो खरीदी जाती है, जब पता चलता है बढ़ने वाली है तो बढ़ने के बाद हम उसको बेच देते हैं। इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग। आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने
ये शेयर्स जो खरीदेंगे ट्रेडिंग के लिए हैं। आपने कह दिया जी ट्रेडिंग के लिए हैं, तो आप उस इन्वेस्टमेंट को रखेंगे एफईटीपीएल पे। अगर आपने मना कर दिया कि नहीं ट्रेडिंग के लिए नहीं है, हम इसको होल्ड करते हैं, तो आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, उस ऑप्शन का नाम है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑप्शन। क्या आप अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहते हैं? अगर आपने ये ऑप्शन नहीं लिया तो वही होगा जो होना था, ये जाएगा एफईटीपीएल पे। लेकिन अगर आपने ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो ये शेयर्स जाएंगे एफईटीओसीआई पे। डेट इंस्ट्रूमेंट्स अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे भी आ सकते हैं, एफईटीओसीआई पे भी आ सकते हैं, एफईटीपीएल पे भी आ सकते हैं। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे नहीं आ सकते, वो रहेंगे तो या तो एफईटीपीएल पे या तो एफईटीओसीआई पे। दैट्स इट। ओके, इसको देख लें। अगर कोई कंफ्यूजन है तो फौरन पूछ ले, फिर हम क्वेश्चन की तरफ आ जाए। यस अलीजा। अलीजा कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ ले। ओके, व्हाट्स द ऑप्शन? करेक्ट। ये ऑप्शन हमें आईएफआरएस 9 ने दिया है कि आपकी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, यानी आपने अगर किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, अगर के वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए है, मुनाफाखोरी के लिए है, स्पेक्यूलेशन के लिए है, तो ना चाहते हुए भी वो एफईटीपीएल पे ही जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको होल्ड करते हैं, 3-4 साल के लिए आप रखेंगे, उसके डिविडेंड्स खाएंगे, तो भी वो एफईटीपीएल पे ही जाएंगे। लेकिन अगर कंपनी चाहे तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑप्शन एक्सरसाइज करके उसको एफईटीओसीआई पे रख सकती है। देखें, अगर एक कंपनी लेट्स से कंस्ट्रक्शन कंपनी है या एयरलाइन कंपनी है, बड़ा पीसफुली उसका रेवेन्यू आता है, बड़ा पीसफुली उसके खर्चे होते हैं, बड़े स्टेबल उसके प्रॉफिट है, लेकिन उस कंपनी के पास कुछ पैसे एक्स्ट्रा पड़े थे, तो उस कंपनी ने क्या किया, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। होता यह है कि वो शेयर्स वॉलेटाइल है, अनसर्टेन है, कभी कभी बढ़ जाते हैं, कभी कभी गिर जाते हैं। दिस इज मोस्ट कॉमनली द केस विद ऑर्डिनरी शेयर्स। अब वो कंपनी ने अगर अपना सरप्लस यूज करके ऑर्डिनरी शेयर्स खरीदे, और होता यह है कि उन शेयर्स की वैल्यू ड्रामेटिकली गिर जाती है, अगर वो नुकसान कंपनी अपनी प्रॉफिट और लॉस में दिखाएगी, तो कंपनी के जो रेगुलर ऑपरेशन से आने वाला प्रॉफिट है वो उस लॉस की तरफ से खा लिया जाएगा, और कंपनी का प्रॉफिट या तो कम हो जाएगा या तो नुकसान में तब्दील हो जाएगा।
शेयर होल्डर जब आपकी प्रॉफिट लॉस देखेगा तो देखेगा है कंपनी ने नुकसान कर दिया, लगता है कि कंपनी को कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिल रहा है, लगता है कि कंपनी की फ्लाइट्स नहीं चल रही, लगता है कि कंपनी की टिकट्स नहीं बिक रहे, तो कंपनी बोलेगी यार ये फजूल मारे गए, जो हमारे ऑपरेशंस बड़े पीसफुली चल रहे हैं उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये क्या मसला हो गया कि एक इन्वेस्टमेंट अवेल करने के चक्कर में हमारे तो जो मेन ऑपरेशंस है उस पे ही सवालिया निशान आ गया। इससे क्या होगा कि अगर कोई कंपनी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करती है ऑर्डिनरी शेयर्स में और अगर वो उसको एफईटीपीएल पे रखती है तो उसके प्रॉफिट्स वोलेटाइल हो जाएंगे, अनसर्टेन हो जाएंगे, कभी कभी फ्लक्चुएट करेंगे हाई, कभी कभी डाउन हो जाएंगे। कंपनी चाहती है कि मैं इन्वेस्टर को ज्यादा कंफ्यूज ना करूं, क्योंकि इन्वेस्टर देखता है कि कंपनी का प्रॉफिट अगर स्टेबल है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स स्टेबल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, तो कंपनी तो हमारी स्टेबल है। लेकिन ऑर्डिनरी शेयर्स की वजह से कभी कभी प्रॉफिट बहुत हाई चला जाता है, कभी कभी प्रॉफिट बहुत नीचे आ जाता है। लिहाजा उसको अवॉइड करने के लिए कंपनी को ऑप्शन दिया है कि आप इसको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे रखना चाहो तो रख सकते हो। एक बात याद रहे कि इसमें से जो भी आपको डिविडेंड्स मिलेंगे वो हमेशा प्रॉफिट और लॉस में ही जाएंगे। शेयर्स बजाते खुद चाहे एफईटीपीएल पे हो चाहे एफईटीओसीआई पे हो, उसमें से आने वाला डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट और लॉस में ही जाएगा। तो कंपनी ने वहां ऑप्शन इस वजह से दिया है कि कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट तो करना चाहती है लेकिन अपने प्रॉफिट एंड लॉस के साथ रिस्क नहीं लेना चाहती। इस वजह से कंपनी ने आईएफआरएस 9 ने उन कंपनीज को ऑप्शन दिया है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑप्शन। अगर कंपनीज ये ऑप्शन एक्सरसाइज करती हैं तो वो अपने वो खरीदे हुए ऑर्डरी शेयर्स को एफईटीओसीआई पे रखेगी, ना कि एफईटीपीएल पे। बेशक फायदा हो लेकिन फायदे से आपके प्रॉफिट में इजाफा नहीं होगा और नुकसान से आपके प्रॉफिट में कमी नहीं होगी। इन शॉर्ट फ्लक्चुएशन अवॉइड हो जाएगी, अनसर्टेनिटी अवॉइड हो जाएगी। तो दैट इज द ऑप्शन। Okay, see this. Sparrow Limited acquired 6,000, 1,000, 10%. 1,000 जो भी वैल्यू इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ लिखी होगी उसको हम कहेंगे पार वैल्यू, और जो भी परसेंटेज इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ लिखी होगी उसको हम कहेंगे कूपन। So Sparrow Limited acquired 6,000, 1,000, 10% bonds of Macau Limited at par value and paid 30,000 rupees brokerage fees. अच्छा, हम पहले आते हैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में आप बताएंगे इसकी इनिशियल मेजरमेंट एज पर आईएफआरएस 9। जब भी आप कोई फाइनेंशियल एसेट रिकॉर्ड करेंगे तो वो करेंगे फेयर वैल्यू पे और प्लस करेंगे उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट।
हमने कितने में खरीदे हैं? 6000 बॉन्ड से 1000 रुपए का एक है। 6000 बॉन्ड से 1000 रुपए का एक है। ये बने 60 लाख रुपए। अगर इसकी फेयर वैल्यू बताई हुई होती तो हम उस पे रिकॉर्ड करते, ना कि 60 लाख पे, क्योंकि हमने अपने फाइनेंशियल एसेट को फेयर वैल्यू पे इनिशियली रिकॉर्ड करना है, ना कि उसकी कॉस्ट पे। लेकिन इफ द फेयर वैल्यू इज नॉट गिवन, तो बाय डिफॉल्ट इट्स कॉस्ट इज इट्स फेयर वैल्यू। हमने 6 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं और ब्रोकरेज कितनी पे की है? 30,000। हम इसको रिकॉर्ड करेंगे 6 मिलियन एंड 30,000 पे। ये हो गई इसकी इनिशियल मेजरमेंट। बॉन्ड्स आर रिडीमेबल आफ्टर 3 years at 1,40,258 प्रीमियम। प्रीमियम मतलब आपका प्रिंसिपल कितना है? 60 लाख रुपए आपका प्रिंसिपल है, प्लस रिडेम्पशन प्रीमियम है 1,40,258। तो 3 साल के बाद इन्वेस्टर को मिलेंगे 6,140,258। Effective interest rate is 10.5%। ये फिलहाल हमारे काम का नहीं है फेयर वैल्यू वाला, क्योंकि अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखेंगे। अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखेंगे तो फेयर वैल्यू से आपका कोई लेना देना नहीं होगा। आपने रखा ब्रॉड डाउन बैलेंस, उसके बाद रखा इंटरेस्ट इनकम, उसके बाद रखा कूपन, और फिर आएगा सीडी बैलेंस। कूपन हमेशा किस पे लगेगा? पार वैल्यू पे, पहला साल। आपने बॉन्ड को रिकॉर्ड किस पे किया है? आपकी बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है 6,30,000 पे। और इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना है? 10.5%। 6,30,000 effective interest 10.5%, 633,150। ये हो गई हमारी इनकम। तो इस साल हम प्रॉफिट और लॉस में क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट इनकम, $6,33,150। जबकि आपको मिलेंगे कितने पैसे?
6 मिलियन का 10%, ये है इसका कूपन। तो आपको पैसे मिले, डेबिट किया आपने, कैशियर बैंक बाय 600,000, दोनों में डिफरेंस है, वो आप फाइनेंशियल एसेट की वैल्यू में डेबिट कर देंगे। डिफरेंस है 33,150 का। तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस था 6,30,000, 6,30,000 प्लस आपने किया इंटरेस्ट 6,33,100 माइनस किया और जितना आपको मिल गया 6 लाख। एक साल के बाद आपका फाइनेंशियल एसेट दिखेगा 6,63,150 पे। ठीक है, हुआ क्या? पहले साल 6 लाख रुपए हमें इंटरेस्ट मिल गया, इफेक्टिवली हमें कमाया था 6,33,150। इफेक्टिव का आपको सीन अगर याद हो, क्योंकि आपका ये बॉन्ड प्रीमियम पे रिडीम होने वाला है, यानी आपको हर साल जो 10% मिलेगा वो तो है ही, लेकिन आखिर में जो 3 सालों का 1,40,253 कंपाउंड होके मिलेगा, वो भी तो आपकी इनकम है ना। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत उस इनकम को हम तीनों सालों के ऊपर इनकम मानेंगे, ना कि आखिर में सिर्फ मिलने पर। दूसरा साल बीडी बैलेंस 6,63,150, इस पे लगाएंगे 10.5% इंटरेस्ट 636,631, ये बनेगा हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट। तो दूसरे साल में डेबिट करेंगे कैश 600,000 से, क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट 6,36,631 से, और डिफरेंस है 36,631, वो फाइनेंशियल एसेट में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, सो द ओपनिंग बैलेंस वाज 6,63,150 प्लस उस पर इंटरेस्ट मिला, माइनस हमने कैश कितना रिसीव कर लिया 6 लाख, बाकी हो गया 6,99,781। 6,99,781 लास्ट ईयर। याद रहे मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, हम उसको बिल्कुल भी नहीं देख रहे, हमारा काम ही ना जाए मार्केट वैल्यू से। तीसरा साल ओपनिंग बैलेंस 6,99,781, इस पे लगाएंगे 10.5% इफेक्टिव इंटरेस्ट 640,477, 6,47,040,000 477। इंटरेस्ट रिसीव कितना होगा 6 लाख। तो ओपनिंग बैलेंस
प्लस इफेक्टिव इंटरेस्ट माइनस कूपन, ये आ गया 6,140,258। यू कैन वेरीफाई, ये 3 साल के बाद उतने ही पैसे बन गए जितने कि हमें रिडेम्पशन के केस में मिलने हैं। जब हम इसको रिडीम करवाएंगे तो डेबिट करेंगे हम कैश और बैंक, जो हमें अमाउंट मिलेगा इट इज 6,140,258। और क्रेडिट करेंगे फाइनेंशियल एसेट बाय द सेम अमाउंट। गेम ओवर। किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। नहीं है कोई कंफ्यूजन? ठीक हो गया। आज मैं इसको यहां तक रख रहा हूं। बाकी जो हमारा FETPL और FETOCI वाला ऑप्शन है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। अलीजा, हम इसको FETPL फिर नहीं कहेंगे। योर क्वेश्चन इज के डिविडेंड विल बी पुट इनटू FETPL। मैं ये कहूंगा कि डिविडेंड विल बी पुट इनटू प्रॉफिट और लॉस। यस, डायरेक्टली। मिसाल, मैंने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, तो उन शेयर्स पे हमें दो बेनिफिट्स होते हैं। एक तो उन शेयर्स की मार्केट वैल्यू प्लस माइनस होती है, फ्लक्चुएट होती है, जिसका हमें फायदा होता है, और दूसरा हमें उन पे मिलता है डिविडेंड। तो जो शेयर्स हैं, यहां पे हमने पढ़ा था, या तो वो रहेंगे FETPL पे या तो जाएंगे वो FETOCI पे। यानी जो उनकी मार्केट वैल्यू चेंज होगी, आपने शेयर जितने में खरीदे और ईयर एंड पे जो उन शेयर्स की मार्केट वैल्यू है, उनके दरमियान जो डिफरेंस आएगा फेयर वैल्यू का, वो तो जाएगा प्रॉफिट लॉस में या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। उन शेयर्स पे मिलने वाले डिविडेंड हर सूरत प्रॉफिट लॉस में जाएंगे। तो इसको हम FETPL नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये कहेंगे जब मिसाल उस पे डिविडेंड मिला 40,000 रुपए का, तो 40,000 रुपए का कैश आप डेबिट करेंगे और प्रॉफिट लॉस को क्रेडिट करेंगे बाय 40,000। तो डिविडेंड्स ऑन शेयर्स must always be credited to profit or loss. Fair enough. So pausing it है। बाकी जो इसी क्वेश्चन के FETPL और FETOCI है, वो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। मीनवाइल ये डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को विद रिकॉर्डिंग भेज देता हूं। इनफैक्ट रिकॉर्डिंग की लिंक बार बार मैं शेयर नहीं करूंगा प्रोबेबली। इट इज बेटर के चैनल पे मैं जैसे ही अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन होगी, या आप अपने एंड से चेक कर लीजिएगा। तो व्हेन इट इज अपलोडेड, तो आप उसके बाद उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। बाकी इसके जो PDF फाइल है वो मैं आप लोगों से WhatsApp पे शेयर कर रहा हूँ।